जी नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन करता हूं और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के स्पेस पर जो मुझे सैनी जी ने आमंत्रित किया है उनका, रोहिताश गौर का और रेखा गौर जी का बहुत बहुत आभार मानते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मित्रों, आज जो विषय है रंग यात्रा मेरी, और आज के समय में मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने का जो एक क्या योजना होनी चाहिए। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी रंग यात्रा के बारे में बात कहूंगा, क्योंकि मेरी अपनी रंग यात्रा के बारे में मुझे बहुत ज्यादा बात करना ठीक इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो लोग मुझे काम से जानते हैं वो मेरी रंग यात्रा से परिचित हैं। जो लोग परिचित नहीं है मेरी रंग यात्रा से, या जिन्होंने मुझे अभी तक स्टेज पे देखा भी नहीं है, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी के रूप में मैं दे रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ। ईश्वर का नाम लेते हुए, गुरु का नाम लेते हुए, माता पिता को याद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मेरा नाम आलोक चटर्जी है और मेरा जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे दमोह में हुआ था। 11 जनवरी बुधवार का ही दिन था और 1961। मेरे माता पिता मुझे बहुत सौभाग्यशाली मिले हैं क्योंकि मेरी माँ स्वर्गीय चित्रा चटर्जी रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे से देहरादून में संगीत सीखा करती थी और शांति निकेतन की सुषमा बोस से भी उन्होंने संगीत सीखा, और 14 वर्ष की, मात्र 14 इयर्स की एज में वो संगीत विशारद हो गई थी। मेरे पिता ग्वालियर के थे। मेरी माँ तो दिल्ली में जन्मी और देहरादून में पली बड़ी, लेकिन मेरे पिता ग्वालियर में जन्मे और वो मेरे दादा गौरमोहन चटर्जी बहुत जल्दी स्वर्गवासी हो गए थे, तो अपने दादा के पास पले बड़े। और दादा की भी जब मृत्यु हो गई तब उन्हें अपने बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा छोड़कर नौकरी ढूंढनी पड़ी और रेलवे में वे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सेलेक्टेड गार्ड्स में अंतिम बैच में गार्ड चुने गए। वे एक बहुत ही ईमानदार और आदर्शवादी व्यक्ति थे और वो आदर्शवाद मुझे भी उनसे मिला है, वो टेम्परामेंट मुझे उनसे ही मिला है। मेरे पिताजी नाटकों के बहुत शौकीन थे और ग्वालियर, मुरैना, दतिया वगैरह में 8वीं 9वीं क्लास में जब वो पढ़ते थे तो शेक्सपियर के नाटकों को अंग्रेजी में अपने दोस्तों के साथ मंचित करते थे और उनका सपना था कि वो बड़े होकर बड़े अभिनेता बनेंगे, लेकिन उन्हें नौकरी करनी पड़ी, परिवार चलाना पड़ा, अपनी माँ को, बहन को देखना पड़ा, उनका विवाह करवाना पड़ा बहन का। बहुत संघर्षों में जीवन बीता। मेरी दादी को फिर कैंसर हो गया, उसके इलाज में भी मेरे पिताजी लगे रहे, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में, जिसे कहते हैं रेलवे गार्ड की नौकरी करते हुए 5 पैसे की ऊपरी आमदनी में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो आदर्शवाद मुझे एक ईमानदारी के सबक के रूप में मिला कि अभाव में रह लेना, परेशान हो लेना, लेकिन बेईमानी से दूर रहना, क्योंकि बेईमानी एक बार व्यक्तित्व में आ गई तो आपको भौंथरा कर देगी और आप जो भी करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, उसको भी करप्ट कर देगी, क्योंकि आप करप्ट हो चुके हैं। बहरहाल दमोह में मैं पैदा हुआ और मिशन स्कूल, मैडम लाल का एक क्रिश्चियन स्कूल था, वहां पे मेरा दाखिला हुआ और वहां पे मैं पढ़ने लगा। एक बुंदेलखंडी दोस्त थे, घर में बंगला भाषा बोली जाती थी और पिताजी हमेशा मुझे कुछ किताबें वगैरह पढ़ने के लिए देते थे उम्र के हिसाब से। पहले लोटपोट, चंपक, नंदन, फिर इंद्रजाल कॉमिक्स, फिर उसके बाद कहानियां, हितोपदेश, पंचतंत्र की कहानियां, कथा सरित सागर की कहानियां, उसके बाद धर्मयुग, इलस्ट्रेटेड वीकली, रीडर्स डाइजेस्ट, उम्र के साथ वो देते गए और पढ़ने पे बड़ा जोर देते थे। वो बोलते थे सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई मतलब जो कोर्स के अलावा पढ़ते हो वो पढ़ाई। तो दमोह में ही एक घटना घटी कि जब मैं 5 वर्ष का था, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है प्रार्थना, उसको याद कराकर मेरी माँ ने दुर्गा पूजा में मंच पर खड़ा कर दिया। तो मेरा मंच पर आगमन या पदार्पण 5 वर्ष की आयु में दुर्गा पूजा के दौरान, दुर्गा पूजा के ही पंडाल में हुआ। तो मैं जय माता दी भी बोलता हूँ कि माता जी का आशीर्वाद
मुझ पर हमेशा बना रहे। और उसके बाद स्कूल में, मिशन स्कूल में कुछ नाटकों में भाग लेता रहा। लेकिन परिवर्तन आया जब 8वीं क्लास की परीक्षा दी बोर्ड की, और पिताजी का ट्रांसफर जबलपुर हुआ और उनका प्रमोशन हुआ, वो मेल गार्ड बने। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो एयरफोर्स से अभी अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। वो मिसाइल टेक्नोलॉजिस्ट रहे, मिसाइल इंजीनियर रहे, एयर कमोडोर की पोस्ट से उन्होंने वीआरएस लिया और वो पीएचडी किए इंजीनियरिंग में, और नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हेड है इन दिनों। मेरी स्वर्गीय भाभी भी जूनियर लेवल पर बैडमिंटन की चैंपियन थी और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से थी। और मेरे भाई का नाम गौतम चटर्जी है। तो वो इंजीनियर बने तो परिवार की इच्छा थी कि मैं शायद डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैं तो बचपन से ही नाटक करता था। तो जब 9वीं 10वीं 11वीं, तब 11वीं तक ही था, 12वीं नहीं होती थी, स्कूल में महावीर सर थे। वो 15 अगस्त, 26 जनवरी, लोकमान्य तिलक जयंती, चंद्रशेखर जयंती, इन सब पे छोटे छोटे नाटक कराते थे 15-20 मिनट के। और उसके बाद हम लोग नाटक के लिए चंदा मांगते थे स्कूल में ही, स्कूल के विद्यार्थियों के साथ। तो वो एक शुरू से आदत पड़ी कि नाटक कैसे होता है, नाटक कैसे प्रस्तुत होता है, नाटक को दर्शकों के सामने कैसे ले जाते हैं। और जिसे कहते हैं हिचक या ऑडियंस फियर या स्टेज फियर, ये सब मैंने ईश्वर की दया से जाना ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से ही मंच पर चला गया। जब मैं कॉलेज में आने के लिए हुआ तो मेडिकल में जाऊं या क्या करूं, ये सवाल आया। तो मैंने एक हफ्ते बाद ही निर्णय किया कि मैं मेडिकल नहीं करूंगा, क्योंकि डॉक्टर बन के मैं नाटक करना मेरा छूट जाएगा। तो मेरे पिताजी तो बड़े ओपन माइंडेड थे। मैंने उनको कहा कि मैं बीएससी कर लेता हूं, 2 महीना पढ़ के पास हो जाऊंगा और नाटक करने के लिए साल भर मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। 1978, 89 और 80, 78, 79, 80 तीनों साल में रॉबर्टसन साइंस कॉलेज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। और तभी मेरी मुलाकात हरिशंकर परसाई जी से हुई और हिंदी के प्रख्यात कहानीकार ज्ञान रंजन जी से हुई। उन दोनों ने मुझे कहा, ज्ञान जी ने और हरिशंकर परसाई जी ने, कि भाई कॉलेज में युवा उत्सव में नाटक करने से कुछ बहुत ज्यादा सीखोगे नहीं, तुम्हें कोई संस्था ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं विवेचना संस्था में गया और वहां मैंने अपने नाटक करने शुरू किए। अलखनंदन जी स्वर्गीय हमारे वहां नाटक के निर्देशक थे, बड़े स्ट्रिक्ट, अनुशासन प्रिय, समय पर आना, जूते चप्पल लगाना, सबके लिए चाय बोलने जाना, सीनियर्स के लिए प्रॉक्सी करना और इंतजार करना कि जब वक्त आएगा तो कभी डायरेक्टर बोलेगा कि खड़े होकर रोल करो, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अगले नाटक का इंतजार करो। उस दौर का थिएटर कुछ ऐसा ही था। संडे के दिन क्राउड सीन में हम लोग होते थे, तो गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए जाते थे। तो दिन में 2 समोसे 2 बार मिलते थे, 1-1 समोसा और 1-1 कट चाय। और सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रिहर्सल होती थी। 6 बजे जो लोग नौकरी करते थे, पढ़ाते थे या अन्य व्यवसायों में थे, सीनियर एक्टर, वो लोग आते थे और फिर 6 से 9 तक रिहर्सल होती थी। 9 बजे फिर साइकिल चला के लगभग 16 किलोमीटर दूर घर था रेलवे कॉलोनी में, वहां जाते थे। रास्ते में फौजी होटल पड़ता था, वहां चाय पीते थे। घंटा घर में चाय पीते थे, इंदिरा मार्केट में चाय पीते थे। चाय पीते पीते ही घर जाते थे और घर से निकलते थे तो चाय पीते पीते ही रिहर्सल में पहुंचते थे। तो चाय बचपन से ही रिहर्सल में और थिएटर में और जिंदगी में और साइकिल चलाते हुए आ गई। वहां मेरे सीनियर एक्टर थे श्री अरुण पांडे साहब, राकेश दीक्षित जी, नंदू पांडे, नंदू कक्का, तपन बैनर्जी, सीताराम सोनी और गौरी शंकर यादव। गौरी शंकर यादव के बारे में मैंने पता चला कि उन्होंने अलग जी के डायरेक्शन में वेटिंग फॉर गोडो का पहला जो शो हुआ था हिंदी में 1975 में, उन्होंने उसमें व्लादिमीर का रोल किया था और वो बड़े मशहूर हो गए थे। और उनके साथ एक बंगाली दादा थे, उनने अरस्त्रागोन किया था। तो पहली बार सुना कि वेटिंग फॉर गोडो कोई नाटक है, सैमुअल बेकेट कोई नाटककार हैं, क्योंकि मालूम नहीं था। तो थोड़ा अलग दाने पढ़ने के लिए रुचि दी कि तुम नाटक पढ़ो, साहित्य पढ़ो, कविता पढ़ो। विवेचना में मैंने ज्यादा नाटक नहीं किए। अखाड़े के बाहर से हमारा पहला नाटक था और उसका शो लखनऊ रविंद्रालय में हुआ था, जिसका शो रविंद्र भवन में वहां के दूरदर्शन ने उसको रिकॉर्ड किया था। तो पहला नाटक ही
दूसरे प्रदेश में हुआ, रविंद्र भवन में हुआ, रविंद्रालय में, और दूरदर्शन में रिकॉर्ड हुआ। तो कैमरे की भी आदत पहले नाटक से ही ग्रुप थिएटर में पड़ गई कि कैमरा चल रहा है पर वो चलता रहे, हमें तो अपना काम करना है, हमें कैमरे हमसे कोई मतलब नहीं, कैमरे को हमसे मतलब है तो कैच कर ले। तो मतलब एक थिएटर का एक इनोसेंस होता है, उस इनोसेंस के तहत बोल रहा हूँ, अहंकार के तहत नहीं बोल रहा। कैमरा अपने आप में बड़ी चीज है, सिनेमा अपने आप में बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन उस बारे में फिर कभी कि उसका उपयोग दरअसल आजकल हो कैसा रहा है और किस तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग बात है कि सिनेमा जो करोड़ों लोगों को शिक्षित करने के लिए और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने के लिए रचा गया, उसका व्यवसायिक दोहन जो होता है वो क्या होता है वो आप सब जानते हैं। उस बारे में बात करने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूं और वो मेरा विषय भी नहीं। बहरहाल कॉलेज में पढ़ते हुए विवेचना में जब नाटक कर रहा था, अखाड़े के बाहर से के बाद दूसरा नाटक दुलारी बाई हुआ, उसमें मुझे कास्ट नहीं किया गया था। फिर तीसरा नाटक हुआ मणि मधुकर जी का इकतारे की आंख से, उसमें मुझे 4 महत्वपूर्ण रोल मिले, दर्जी, मौलवी, नाविक और नागरिक, और पूरे नाटक में मेरी उपस्थिति थी। और श्रीराम सेंटर के राष्ट्रीय नाट्य समारोह में वो दिल्ली में खेला गया था, और उस समय जो लोग एनएसडी में पढ़ते थे 3rd ईयर में, वो लोग मुझसे मिलने आए थे कि तुमने अधकच्चा अभिनय किया लेकिन बड़ा अच्छा उत्साह और ऊर्जा थी, करते रहो। तो मन में बड़ी एक आशा जागी कि जबलपुर से पहली बार नाटक करने दिल्ली आया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 3rd ईयर के लोग तारीफ दे रहे हैं। मुझे क्या मालूम था कि किस्मत बहुत जल्दी बदलने वाली है। उसके बाद तीसरा नाटक हुआ अखाड़े के बाहर से, जिसमें मुझे मुख्य भूमिका मिली जियाले की, और उसका शो लेके हम लोग विदिशा, ग्वालियर, भोपाल हर जगह गए और उसका शो किया। उस नाटक को करने में बड़ा मजा आया। वो भोपाल के ही एक नाटककार थे स्वर्गीय फजल ताबिश साहब, उनका लिखा नाटक था, जो बाद में उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी भी थे। शायर थे, नाटककार थे, बहुत उम्दा और जिंदा दिल इंसान थे फजल साहब। सलाम करता हूं उनकी मेमोरी को। उसके बाद क्या हुआ कि बीएससी खत्म हुई और 6 महीने बीते और 3 ऑफर आए। डेज मेडिकल कंपनी से मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का, दूसरा है रेलवे से कमर्शियल इंस्पेक्टर का, तीसरा है कि रंगमंडल भारत भवन में कोई खुल रहा है, वहां नवयुवक अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत है, अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 में तो हो गया था, तीसरे में अप्लाई करना था, पर मैंने चुना रंगमंडल को। मैंने पिताजी से कहा कि 1 साल देखता हूं। तब तक मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं चला गया भोपाल, किस्मत की बात थी, किया तो कुछ ज्यादा था नहीं, पर पता नहीं कारण जी ने क्या देखा, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तब तक मैं ये भी नहीं जानता था कि कारण जी कौन है, मैं ये भी नहीं जानता था कि वो एनएसडी के डायरेक्टरशिप से आ रहे हैं, मैं ये भी नहीं जानता था वो पद्मश्री हैं, मैं ये भी नहीं जानता था वो एसएन अवार्डी हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो जयशंकर प्रसाद के ऊपर पीएचडी कर रहे थे, ओंकार नाथ ठाकुर से संगीत सीखा था बीएचयू में, बनारस यूनिवर्सिटी में। मुझे इन सब कुछ नहीं मालूम था। हमारी सिलेक्शन कमेटी में आदरणीय बंसी कौल साहब भी थे, देवेंद्र राज अंकुर भी थे, अलकनंदन थी, नीलम मान सिंह चौधरी थी। इन सबने मिलकर रंगमंडल का पहला बैच बनाया, और कारण जी का आग्रह था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लोग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ट्रेंड है, कहीं भी काम कर सकते हैं। मुझे ऐसे अनगढ़ बच्चे चाहिए जिनको मैं अपने हिसाब से ढाल सकूं। तो गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और रायपुर, बिलासपुर, और डेपुटेशन पे कुछ लोग सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से, और 3 लोग हबीब साहब का जो नया थिएटर छोड़ चुके थे, द्वारिका प्रसाद पुस्वल, अमर सिंह लहरे और रविलाल सांगड़े, इनको गांव से ढूंढ कर लाए। कारण जी के कहने पर, अलग जी के कहने पर, हमारे वरिष्ठ कवि मित्र आलोचक हैं नवल शुक्ल जी, उन्होंने वहां से ढूंढा हूं और वो लेकर आए। 17 लोगों से ये रंगमंडल शुरू हुआ, और पहला ही नाटक चतुर्भाणी था, कालिदास समारोह उज्जैन में। उसके बाद विशाख जयशंकर प्रसाद का, उसका घाशीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर जी का, उसका गिरीश कर्नाड का है वदन, जिसमें मुझे देवदत्त की मुख्य भूमिका दी गई, और चतुर्भाणी में भी मैं मुख्य भान करता था। है वदन जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्न हुआ, क्योंकि उसी के साथ आधे अधूरे हो रहा था अलग जी के निर्देशन में, जिसमें मैं अशोक कर रहा था, और दिल्ली में उस शो को देखकर मनोहर सिंह, उत्तरा बावकर और सुरेखा जी ने मुझे त्रिवेणी में आके बधाई दी थी, मुझे और मेरी पत्नी शोभा जी को, जो उसमें किन्नी का रोल करनी थी। शोभा जी से भी मेरी मुलाकात रंगमंडल के इंटरव्यू के दौरान ही हुई। रंगमंडल के में ही हमारा
प्यार परवान चढ़ा और हम लोगों ने अपने परिवार वालों की सहमति से विवाह करने का निर्णय लिया। वो बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, निर्देशिका हैं, अनुवादिका हैं और लिखती हैं, लेखिका हैं। और रंगमंडल में फिर अंधायोग हुआ, बंसी कौल साहब ने अश्वत्थामा मुझे दिया। तो देवदत्त, अशोक और अश्वत्थामा, इससे जो स्थानीय लेवल पर जो किसी कलाकार की लोकप्रियता होती है वो मुझे उस समय ईश्वर की दया से मिल गई। पर मेरा मन इससे संतुष्ट नहीं था। मैं काफी नाटकों में काम कर रहा था, महानिर्वाण में, मालविकाग्नि मित्रम में, दो कश्तियों का सवार में मैं हीरो था, बैरी जॉन के डायरेक्टर में। लेकिन मेरे मन में कुछ लिखने पढ़ने की भी इच्छा थी और मैं रंगमंडल का एक अत्यंत व्यस्त शेड्यूल होता था। साल में 4-5 फेस्टिवल, 5-6 टूर, उसके बाद सैटरडे संडे के शोज और सैटरडे संडे 2-2 शो, 3-3 शो। 1982-83 में आधे अधूरे के एक दिन में 3 और 4 शो हम लोग ने ऑडियंस डिमांड पर किए हैं भारत भवन भोपाल में। लाइन लगती थी, उसमें एमए हिंदी के स्टूडेंट्स भी होते थे और रंग दर्शक भी होते थे, सभी तरह के लोग होते थे। तो मैंने निश्चय किया, मेरी पत्नी ने भी सोचा कि हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाएं। तो हम दोनों ने अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ गया। उन दिनों मध्य प्रदेश से एक सीट होती थी। तो सवाल आया कि भाई अगर मेरी पत्नी शोभा जी, जो समय मेरी प्रेमिका थी, वो अप्लाई करेंगी तो उनका तो पक्का हो जाएगा, मेरा पता नहीं, शायद लटक जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे कहने पर खुद निर्णय लिया कि वो रंगमंडल में ही रुकी रहेंगी और मैं जाऊं अगर मेरा हो जाता है तो। और फिर कारण जी ने मुझे रोकने के लिए इतनी कोशिश की, राजेंद्र गुप्ता जी से भी कहा कि इसको समझाओ, अशोक वाजपेयी जी से कहा समझाओ, पर लेकिन मैं निश्चय कर चुका था। मैंने कहा देखिए, होगा तो मैं एनएसडी जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं वापस जबलपुर चला जाऊंगा, क्योंकि 3 साल रंगमंडल में काम करने के बाद अब मुझे कुछ और सीखने की इच्छा है। फिर वही बहुत अच्छी किस्मत, मोहन महर्षि जी नए डायरेक्टर बन के आए थे, राम गोपाल बजाज साहब थे और भी बहुत सारे लोग, रति बॉर्थोलोम्यो थी, एम के रैना साहब थे, ये सब लोग सिलेक्शन बोर्ड में थे, स्वर्गीय नेमीचंद जैन थे। तो इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया और फर्स्ट इंटरव्यू हुआ और फिर सेकंड इंटरव्यू हुआ और ईश्वर की दया से मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सेलेक्ट हो गया। 1984 जुलाई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया और जून 1987 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में फर्स्ट ईयर में मोहन जी ने हमारे साथ ईडीपस किया, जिसमें मैंने ईडीपस की भूमिका की। उसके बाद सेकेंड ईयर में पणिक्कर साहब ने उरुभंगम किया, उसमें मैंने बलराम किया। प्रसन्ना जी ने एसेंट ऑफ फ्यूजियामा किया, उसमें लेखक आइजाबेक का किया। उसके बाद फाइटिंग कॉक जियानुई का प्ले, उसमें किया पादरी, फादर का रोल। और थर्ड ईयर में फिर हम गए तो लोअर डेप्थ्स राम गोपाल बजाज साहब के साथ, उसमें सातिन किया और अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत किया, मणिपुरी नट संकीर्तन शैली में। रतन थियम साहब हमारे कैंप डायरेक्टर थे और प्ले डायरेक्टर थे स्वर्गीय ईबो तोम्बी साहब, जो रंजीत कपूर साहब के बैचमेट रहे हैं एनएसडी में। और ये सब चलता रहा और एक अभिनेता की तौर पे मैं रिच होता गया। मैं अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करता रहा। मैंने कोलंबिया के वियोन मोन्जेल्विस के साथ काम किया। उसके बाद मैंने कैटरीना करके एक टीचर थी, कैटरीना लंदन की, उनके साथ एक्टिंग क्लास किया। हेलमिश, जो बर्तोल्ट ब्रेcht के समय उनके असिस्टेंट रहे, उनके साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3 महीने की लंबी एक्टिंग क्लास की। फ्रिट्ज बेनविट्स के साथ मैंने 3 साल रंगमंडल में और 3 साल एनएसडी में से 5 करीब उनके साथ नाटकों में भूमिका का मौका मिला। श्यामानंद जालान साहब के पब्लिक एनिमी में मैंने रोल किया। रुद्रदा के फुटबॉल में मैंने हरि की मुख्य भूमिका की। बादल सरकार का वर्कशॉप में कर चुका था। तो एक तरह से विजय तेंदुलकर जी से मैं मिल चुका था, सतीश आलेकर जी से मैं मिल चुका था। इन लोग नाटक मेरे देखते थे, सलाह भी देते थे, बताते भी थे, क्योंकि कारण जी की वजह से एक विराट बरगद थे वे, जो जिसको बुलाते थे आ जाते थे। उन्होंने पीटर ब्रूक को बुलाया तो उनके साथ भी हमें काम करने का मौका मिला। पीटर ब्रूक के साथ हमें शंभू दा के साथ 15 दिन 20 दिन पूरा अकेले दिन भर बातें करने का मौका मिला। आश्रम योजना के तहत उनको बुलाया था। हमने उत्पल दत्त साहब के 5 नाटक देखे भोपाल में। ऐसे सारे लोगों को हम लोगों ने भोपाल और दिल्ली में
देख लिया जो पूरे देश के लोग थे, कन्हैया लाल, ये सारे डायरेक्टर्स हम लोगों ने देखे एनएसडी रंगमंडल में पढ़ते हुए। और एनएसडी से फिर निकलते समय प्रश्न आया कि क्या करें। तो उसी समय जब मुझे अपने बैच में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो यश चोपड़ा साहब आए थे देखने के लिए, बजाज साहब लेके आए थे, और 15 दिन बाद उसकी शूटिंग शुरू हो रही थी लोधी गार्डन में चांदनी की। तो चांदनी में मुझे रोल ऑफर हुआ, लेकिन मैं स्कंदगुप्त में शो करने के लिए बिहार दौरे पर रवाना हो रहा था रात के ट्रेन से इलाहाबाद होते हुए। तो मैंने बहुत विनम्रता के साथ उन्हें वहीं कमानी में मना किया। उसके बाद मुझे आसमा कैसे कैसे में सदानंद का मुख्य रोल ऑफर हुआ, वो भी मैं विनम्रता से मना किया कि मैं थिएटर ही करना चाहता हूँ। उसके बाद मणिकौल साहब ने कहानी बाजवती और बाज बहादुर और रूपमती की जो कहानी है मांडू की, उसके ऊपर जो फिल्म बनाने की सोची, तो उसमें फिर मुझे बाज बहादुर वो करवाना चाहते थे। पर उस समय मैं एक बच्चों के नाटक में रोल कर रहा था, एक छोटा सा, और कैरेक्टर का नाम था लाठी। बच्चे लोग तरह तरह की चीजों से खेलते हैं, तो एक लाठी आती है और उससे बात करती है बच्चों से, तो वो कर रहा था, तो उनको भी विनम्रता से मना किया। कहने का अर्थ ये है कि विद्यार्थी रहते हुए और एनएसडी से निकलने के तुरंत बाद मुझे लगातार दूरदर्शन सिनेमा और अच्छा सिनेमा, अच्छे डायरेक्टर साथ काम करने का ऑफर। चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने मुझे चाणक्य में भी जो सीरियल उनकी थी उसमें कास्ट किया था, लेकिन उसमें भी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा असी में क्या है कि वो कारण जी की बात हमेशा याद रहती थी। कारण जी बोलते थे थिएटर करते हैं लोग, आते हैं फिर एनएसडी जाते हैं और उसके बाद बॉम्बे चले जाते हैं। तो सरकार उनके ऊपर लाखों रुपया 3 साल में खर्च करती है, कोई थिएटर में रुकता नहीं, सब स्टेपिंग स्टोन मान के चले जाते हैं और सब बोलते हैं आजीविका के लिए जा रहे हैं, आजीविका के लिए जा रहे हैं। तो आजीविका तो मजदूर को भी कमानी पड़ती है, डॉक्टर इंजीनियर को भी कमानी पड़ती है, वैज्ञानिक गायक को भी कमानी पड़ती है, पेंटर को भी कमानी पड़ती है। वो सिर्फ कोई अभिनेता की बात तो नहीं है। और थिएटर में जब मौके आए, जब फेलोशिप्स आई, स्कॉलरशिप्स आई, ग्रांट आई, तब भी लोग रुकने की बजाय कला संस्थानों को आगे बढ़ने की एक सीढ़ी मानने लगे, क्योंकि उनके सामने कुछ नाम हैं जो बहुत स्थापित हैं और सम्मानित हैं, और उनको देखकर वो उस लाइन में चले जाते हैं। तो मैंने कारण जी से वादा किया था कि अगर एनएसडी में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं 25 साल तो कम से कम थिएटर करूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। 25 साल के पहले मैं कुछ नहीं करूंगा। और मैंने अपनी बात वो रखी, और कारण जी इस बात से बड़े खुश हुए, और मैं इस बात से बड़ा अभिभूत रहा हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने पढ़ाने के लिए बुलाया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के करीब 70 कैंप में अंकुर जी और बजाज साहब और कीर्ति जैन ने मुझे भेजा पढ़ाने के लिए। मुझे स्कूल में प्रोडक्शन कराने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए बुलाया। मैंने डेथ ऑफ ए सेल्समैन वहां डायरेक्ट किया। रीटा जी के अभिशाप प्रोडक्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर था। बंसीदा के साइटलेस, जिसमें अंधों के बारे में नाटक था, और पंकज त्रिपाठी भी उसमें थे, आज के बड़े मशहूर अभिनेता हैं वो सिनेमा और टीवी के, उसमें मैं को डायरेक्टर था। फिर बजाज साहब ने नए थर्ड ईयर के साथ, रवि महाशब्द उस बैच में थे, आसिफ थे उस बैच में, कन्हैया थे उस बैच में, उस बैच के साथ उन्होंने फिर से लोअर डेप्थ करने का निर्णय लिया और उन्होंने फिर मुझे उसमें एसोसिएट डायरेक्टर बनाया। तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, फिर बाद में चयन समिति में भी लगातार बुलाया जाने लगा, और पिछले 11, 12, 13 वर्षों से लगातार मैं किसी न किसी सेंटर में बुलाया जाता हूं। मैंने उसके बाद अभिनय के ऊपर एक फेलोशिप की, जूनियर फेलोशिप, स्टेनिस्लावस्की, बर्तोल्ट ब्रेख्ट और नाट्य शास्त्र में कौन सी चीजें हैं जो आज के एक्टर के लिए काम की है, कॉमन चीजें क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, और उसके ऊपर प्रोडक्शंस। उसमें मैंने बंकिम का कपाल कुंडला प्रस्तुत किया था, ब्रेख्ट का मदर करेज प्रस्तुत किया था, और रियलिस्टिक में मैंने टॉलस्टॉय की कहानियां प्रस्तुत की थी, और साथ में प्रोजेक्ट भी किया था। इस तरह से करते करते जब मैं ये समझ गया कि मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में भी नहीं रुकना है, मुझे दिल्ली भी नहीं रुकना है, मुझे बॉम्बे भी नहीं रुकना है, मैं वापस रंगमंडल भोपाल गया। जुलाई 1987 मैंने ज्वाइन किया, और फिर मैंने उसमें नए सिरे से रोल करना शुरू किए। मैंने अंधायोग में अश्वत्थामा किया था, मैंने कुछ शोज विदुर के भी किए, मैंने एक शो संजय का भी किया,
मैं है बदन में देवदत्त करता था। उसके बाद कारण जी ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम कपिल करो। तो 3 साल कपिल किया, तो देवदत्त भी किया, कपिल भी किया। उस बीच में 3 पद्मिनियां करने वाली अभिनेत्रियां बदली, तो गांधारियां बदली अंधायोग की। तो वो सब अनुभव एक होता था कि सेम रेपर्टरी में एक बदलती टीम के साथ 3 साल के गैप के बाद, ट्रेनिंग के बाद फिर से एक नए सिरे से अभिनेता के तौर पर शुरुआत करना। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि बाद में मुझे तुरंत फुटबॉल में आके रुद्रदा ने मेन रोल दिया। फिर जो है फादर नाटक करने के लिए सुभाष उद्गाता जी ने मुझे उसमें कैप्टन एडोल्फ का मेन रोल दिया, और उस नाटक को मैं अपने ग्रुप से भी बाद में डायरेक्ट किया, और वो लगभग 20-22 साल हो गए हम उसको करते रहते हैं। साल 1.5 साल में उसके शोज होते रहते हैं। भारत रंग महोत्सव में भी उसका शो बजाज साहब के समय हुआ था। अंकुर जी से मुझे कहानी पढ़ने और बजाज साहब से मुझे कविता पाठ करने की प्रेरणा लगातार मिलती है, मिलती थी और आगे भी मिलती रहेगी। और उन लोगों का ये एक आशीर्वचन और हाथ मेरे को हमेशा अपने ऊपर लगता है, क्योंकि जब मैं 3rd ईयर में था तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, और तब हम लोग लोअर डेप्स कर रहे थे बजाज साहब के साथ। तो बजाज साहब ने, तब 400 रुपए स्कॉलरशिप थी, तो बजाज साहब ने मेरे लिए फ्लाइट की टिकट का बंदोबस्त किया था, दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली, और रात भर के लिए एक टैक्सी करके दी थी। इतना उन्होंने मुझे केयर किया था उस समय, क्योंकि मैं पिता को खो रहा था। और मैंने कहा कि मैं लौट के आऊंगा, मैं शो करूंगा, और मैं वापस लौटा, और मैंने तीसरे दिन लौटकर शो किया। और उस दिन जब मैं सातिन के रोल में अभिमंच में नहीं, वो सर्कुलेशन यूनिट में खड़ा था और डायलॉग बोल रहा था, लाशें कुछ नहीं सुनती, लाशें कुछ महसूस नहीं करती, लाशें कुछ बोलती नहीं। मैं वो डायलॉग महसूस करते समय अपने पिताजी की अस्थियां और राख को स्मरण कर रहा था, जो मैं झेलम नदी के किनारे विसर्जित करके आया था। और उस दिन मैं समझ गया 24-25 वर्ष की आयु में कि मुझे रंगमंच से कोई बेदखल नहीं कर पाएगा। रंगमंच ने मुझे अपना लिया है। जब मैं अपने पिता को खोने के बाद भी नाटक में मंच पर खड़ा रह सकता हूँ, शो मस्ट गो ऑन का भाव लेकर, तो रंगमंच मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और रंगमंच ने मुझे कभी छोड़ा भी नहीं। रंगमंच मुझे अपनाए हुए है और अपनाए ही रहेगा। और अब तो ये मेरा सिर्फ व्यवसाय या शौक या प्रोफेशन नहीं, वो तो मेरा पैशन ही नहीं, वो तो मेरा एडिक्शन भी हो गया है, वो तो मेरी फिलॉसफी भी हो गई है, वो तो मेरा जीवन ही हो गया है। जैसे सेकेंडरी नेचर होता है, जैसे बात करते समय भी हम सांस लेते रहते हैं, पलक झपकाते रहते हैं, वैसा हो गया है। रॉबिन दा, बैरी जॉन, इन लोगों ने बहुत सिखाया एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। रॉबिन दा तो फिलोसफी और कविता और पेंटिंग और रेनॉयर और एडवर्ड मुंच और वैन गॉग की पेंटिंग्स में खोते थे, और हम लोग को समझाते थे, और खुद बैठे कुछ करते रहते थे, स्केच, पीछे भगवान की चाय की दुकान पर बैठे। रॉबिन दा, आपको भी सलाम करता हूँ। बजाज साहब, अंकुर जी, कीर्ति जी, अनुराधा कपूर, आप सबको सलाम करता हूँ। निभा जी हमारी टीचर थी, उन्होंने बहुत अच्छी बुद्धिस्ट फिलोसफी हमको समझाई थी, एस्थेटिक्स समझाया था। और HV शर्मा जी ने इंडियन आर्किटेक्चर हमको पढ़ाया था। दासगुप्ता दादा ने हमको लाइटिंग पढ़ाई थी। पांचाल दादा और मोहन उप्रेती जी हमारे रंग संगीत के शिक्षक थे। क्या गोल्डन डेज थे। और रेपर्टरी एक्टर्स थे, रघुवीर यादव, गोविंद नामदेव, मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी, उत्तरा वावकर। तो कभी संध्या छाया देख रहे हैं, कभी बैरिस्टर देख रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री देख रहे हैं, कभी तुगलक देख रहे हैं, कभी चंद्रमा सिंह चमकू देख रहे हैं, कभी सैया भाई कोतवाल देख रहे हैं। और हर शो अपने आप में एक लेसन, हर शो अपने आप में एक नई तड़प, एक नया ऊर्जा, एक नई पहचान लेकर आता था। और रेपर्टरी के एक्टर हॉस्टल आते थे, हमारे सीनियर्स हमारे कमरों में आते थे, 3rd ईयर के लोग। एक बहुत अच्छा संबंध होता था। और हम लोग क्रिकेट भी खेला करते थे संडे के दिन, और फिर टीचर्स से ही जाके बियर पीने के लिए चंदा मांगते थे। उनसे तो ही बोलते थे कि हमें बियर पीना है, उनसे बोलते थे कि हम लोग कुछ चंदे का सामान स्पोर्ट्स के लिए लेने जा रहे हैं, और स्पोर्ट्स का सामान तो लाते थे, पर उसमें से कुछ बियर के पैसे ही बचा लेते थे। और साउंड स्टूडियो की छत पर बैठकर बियर पीकर कमेंट्री होती थी, तो कमेंट्रेटर का रोल भी मैंने निभाया है। उन दिनों अन्नू कपूर बीच बीच में आते थे, हमारे वरिष्ठ अभिनेता, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, बहुत ही पॉपुलर। उन दिनों विनोद दुआ साहब आते थे, वीरू सक्सेना जी आते थे, और हम लोग का एक बड़ा अच्छा रंग परिवार था। हमारे 2nd ईयर बैच में पीयूष मिश्रा जी थे, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था। हमारा जूनियर बैच में निर्मल पांडे था, आशीष विद्यार्थी थे, संजय मिश्रा, तिग्मांशु धूलिया। तो बहुत बढ़िया
एक रोहिताश तो है ही, तो इतना मजा आता था कि क्या बताएं। 3 साल वापस जब रंगमंडल में काम किया तो 90 में मुझे लगा कि अब मुझे अपना तो काम करना है। तो 12 नवंबर, जिस दिन मेरे बेटे का दूसरा बर्थडे था, मैंने रंगमंडल से रिजाइन किया और अपनी रंग संस्था दोस्त बनाई, और उसके बैनर तले अभी तक मैं 150 नाटक कर चुका हूं, 4 उपन्यास, 80 कविताएं, लगभग 35 से 40 कहानियां और लगभग 16 से 20 नुक्कड़ नाटकों के लगभग 150 से 200 शोज। भारत रंग महोत्सव, कालिदास रंग महोत्सव और देश के अन्य रंग महोत्सवों में हमारी संस्था की भागीदारी है। 2011 मेरी फ्रीलांसिंग दूसरे तौर पे आई, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय बना और मुझे वहां अभिनय विभाग के प्रमुख के तौर पर चुना गया, और लगातार वहां 7 वर्ष काम करने के बाद 8वें वर्ष में मुझे ईश्वर की दया से वहां का निदेशक चुना गया, और इन दिनों मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हूं। साथ में मैं बाहर भी काम करता हूं। जैन देशमुख मेरे मित्र हैं, उनके लिए किया गया नट सम्राट, और मेरे चेले रहे हैं आशीष श्रीवास्तव, उनके लिए किया गया डेथ ऑफ ए सेल्समैन। ये दोनों नाटक मेरे लिए चल रहे हैं। इसके साथ शुदित पाषाण, कोई समझा नहीं, ऐसा ही होता है, जैसे सोलो भी मेरे हुए हैं और हो रहे हैं। कविताओं के ऊपर भी एक सोलो है, वो भी मैं करता हूं। तो लिखने पढ़ने के साथ पत्र पत्रिकाओं में लेखन, अखबारों में लेखन और टीचिंग, युवाओं को मार्गदर्शन, ये सब चल रहा है। ये सब मेरी रंग यात्रा का हिस्सा है, और जिससे मैंने प्यार किया था वही मेरी पत्नी है। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, 34वीं। 1986 23 जून को हमारी शादी हुई थी, और तब मैं एनएसडी सेकेंड ईयर की छुट्टियों में आया था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि शादी कर लो। तो मैंने कहा कि हम तो 3rd ईयर किए ही नहीं, अभी तो हमारे फ्यूचर का कुछ डिसाइड ही नहीं है, पैसों का भी कुछ पता नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि थिएटर में फ्यूचर का और पैसे का कभी पता चलता है क्या, शादी करना है तो कर लो, अभी हम जिंदा हैं। तो दोनों परिवारों की सहमति से वो शादी हुई। तो कल ही का दिन था, वो कल ही शादी हुई थी। तो शोभा जी के साथ हमारे फिर एक पुत्र है, प्रत्युष चटर्जी। वो क्रिकेटर हैं प्रोफेशनल, और बेंगलोर में खेले हैं वर्षों, 15 साल बड़ोदरा में रहे हैं, और वहाँ फिर रणजी से भी खेले हैं। उसके बाद इन दिनों वो भोपाल में हैं, घर पे हैं। यहाँ एक एकेडमी है, फेथ एकेडमी बड़ी, उसमें असिस्टेंट चीफ कोच हैं, और साथ में अपने क्लब में क्रिकेट भी खेलते हैं। तो दिस इज अबाउट द फैमिली एंड वर्क एंड रंग यात्रा। अब मैं दूसरे हिस्से पर आ रहा हूं, जरा चाय का एक सिप ले लूं, अगर आप लोग की अनुमति हो तो। गुड इवनिंग। हाँ, आज का जो समय है, महामारी कोरोना का, और इसमें जो संकट है कि रंगकर्मी हो या टेलीविजन वाला हो या सिनेमा वाला हो, वो काम नहीं करके दिखा पा रहा है, क्योंकि अभी निर्देश नहीं है, अभी कोरोना का चक्र चल रहा है। तो पब्लिक परफॉर्मेंसेस और मनोरंजन और इस तरह के कार्यक्रम अभी स्थगित रखे गए हैं शासकीय निर्देशों के अनुसार, और वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी समय जैसा है उस हिसाब से ही हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य खराब करने की क्या वजह है। भाई ऐसे भी तो होता है ना कि नॉर्मल डेज में भी कई बार पैसे खत्म हो जाते हैं, उधार लेना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि 4-6 महीने के लिए उधार ले लिया, पर उसको चुकाएंगे अगर अर्थ की समस्या है तो। अगर यह समस्या है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो काम करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने YouTube पर चैनल बनाइए, आप अपने विचार, अपने अनुभवों को साझा कीजिए, आप लेख लिखिए, डायरी लिखिए, कविता लिखिए, कविता पढ़िए, कहानियां पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, अभिनेताओं की आत्मकथाएं पढ़िए, बड़े फिल्म निर्देशकों के बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज और मेकिंग के बारे में जानिए। आप देखेंगे कि एक ऐसा परिपक्व रचनाशीलता का संसार आपके सामने खुलेगा जिसे आपने पहले कभी देखा ही नहीं। इट्स लाइक अ कर्टन रेजर कि आंखों के सामने से पर्दा हट गया और एक नई दुनिया पूरी ऊर्जा और रंगों के साथ आपके सामने प्रकट हो जाती है। मित्रों, आप अपना आदर्श खुद बनिए। अगर आप किसी को आदर्श बना लेते हैं तो फिर आदर्श के टूटने की पीड़ा का सामना भी आपको करना पड़ता है। और आदर्श बनाएं
तो ऐसे लोगों को बनाएं जो समाज के लिए युगों युगों से आदर्श हैं, जिन्होंने स्वयं अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किए हैं। क्या भगवान श्री राम का जीवन आदर्श और त्याग से परिपूर्ण नहीं है? क्या भगवान श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष और सफलता और उसके बाद भी नीति पर चलने की कहानी नहीं है? क्या हजरत मोहम्मद साहब को मक्का में परेशान नहीं किया गया था पहली बार? क्या ईसा मसीह को सूली पर नहीं लटका दिया गया था? क्या दयानंद सरस्वती के विचारों को शुरू में स्वीकार किया गया था? क्या बुद्ध और महावीर जैन को शुरू में समाज ने स्वीकार किया था? क्या उसी रूप में? क्या ओशो, क्या विवेकानंद, क्या रामकृष्ण परमहंस, क्या ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते? क्या मिल्खा सिंह जैसा दौड़ाक या अबेबे बिकिला जैसा दौड़ाक या सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर या सौरभ गांगुली, जिन्होंने एक इतिहास बनाया है, एक पूरा संसार रचा है और दूसरों के लिए रियल प्रेरणा है, ये लोग क्यों नहीं है हमारे आदर्श? हमारे आदर्श ऐसे लोग क्यों हैं जो बेसिकली मीडिया और उसके अभियान पर टिके हुए हैं, जो प्रचारित हैं, जो ज्यादा लोगों द्वारा देखे जाते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड के लोग हैं। लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड में तो हर एक का एक टाइम होता है, हर एक का एक टाइम जाता है, आता है। और कई लोगों के साथ जीवन में क्या सिर्फ सिनेमा या टेलीविजन में ही अन्याय होता है? क्या रंगमंच में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने वर्षों अपना पूरा जीवन दे दिया है, लेकिन आज तक उन्हें उस तरह से कुछ नहीं मिला जिसके वो अधिकारी हैं? क्या हमारे प्रदेशों में 25-30 साल से संस्थाएं चलाने वाले लोग नहीं हैं, जहां से काम करने वाले लोग NSD FTI चले गए और वो लोग आज भी अपनी संस्था चला रहे हैं? हमारे सुदर्शन गौड़ साहब, आदरणीय स्वर्गीय सुदर्शन गौड़ साहब ऐसे ही व्यक्तित्व थे, रोहिताश बी के फादर। तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे जबलपुर के मित्र हैं मध्य प्रदेश में, अरुण पांडे साहब, पूरा जीवन दे दिया। उनके ग्रुप से लगभग कम से कम 8, 10, 12 लोग तो NSD पास आउट हो चुके हैं। वो NSD ग्रेजुएट क्रिएटर है, लेकिन वो जबलपुर नहीं छोड़े, अपना काम करते रहे। ऐसे लोग बिलासपुर में हैं, रायपुर में हैं, आपके शहर में भी हैं। वो लोग हमारे आदर्श क्यों नहीं है? हमारे आदर्श हमारे पिता क्यों नहीं है, जिन्होंने सारी मुसीबतों के बाद भी हमें एक अच्छा जीवन दिया? हमारे आदर्श हमारी माँ क्यों नहीं है, जिनका दूध पीकर हम बड़े हुए हैं और जिनका कर्ज भी हम उतार पाए कि नहीं? हमारा आदर्श हमारा भाई क्यों नहीं है, जो बहुत पढ़ता है? हमारी बहन क्यों नहीं है, जो चुपचाप दिन भर घर का सारा काम करती है और हंसमुख रहती है? हमारा आदर्श वो मजदूर क्यों नहीं है, जो फावड़ा चलाता है, 2 रोटी खाता है और अपनी मजदूरी लेकर सलाम करके चुपचाप चला जाता है? हमारा आदर्श वो सफाई वाला क्यों नहीं है, जो हमारे ही फैलाई गंदगी को रोज साफ करता है? दरअसल हमने आदर्श चुनने में कहीं कंजूसी कर दी, गलती कर दी, ट्रैक गलत पकड़ लिया। जिसके पास इतने बड़े आदर्श हों, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, पैगंबरों और एंजलों से लेकर वर्तमान दुनिया तक के लोगों की, क्या अब्दुल कलाम साहब हमारे आदर्श नहीं हो सकते, जो आत्महत्या करने गए थे ऋषिकेश में जब जूनियर साइंटिस्ट की नौकरी में सेलेक्ट नहीं हुए थे इसरो की? तब अपनी आत्मकथा अग्निपंख विंग्स ऑफ फायर में वो लिखते हैं कि मैं पुल से नीचे गंगा में झांक रहा था कि कूदूं, तभी मुझे वहां दर्शन हुए विशाल केशधारी व्यक्ति के, गंगा में पांव है और आसमान में सिर है। उन्हें लगा बुद्ध हैं, आवाज आई मैं शिवानंद हूं, जिनके नाम पे शंकर जी के भजन है और ऋषिकेश बसा है। तेरा जन्म, उनके अंदर से आवाज आई कलाम साहब की। वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, आप पढ़ लीजिए कि कलाम तेरा जन्म नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म नौकरियां देने के लिए हुआ है। वो आदमी बाद में इसरो का डायरेक्टर बनता है, वो हमारे यहाँ का पहला मिसाइल मैन बनता है, और वो आदमी सबकी सहमति से हमारे इतने बड़े लोकतंत्र गणतंत्र का राष्ट्रपति चुना जाता है। मछुआरों की बस्ती से आया था निकलकर वो आदमी, और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वो अपने टीचिंग वाले जॉब पे ही थे। जब उनका देहांत हुआ असम में, तब भी वो एक क्लास ही ले रहे थे और क्लास खत्म करके ही निकले थे और अपने असिस्टेंट से कार में बात कर रहे थे। ऐसे लोग हमारे आदर्श क्यों नहीं है? हमारे आदर्श प्रेमचंद क्यों नहीं है, जयशंकर प्रसाद क्यों नहीं है, निराला क्यों नहीं है, मुक्तिबोध क्यों नहीं है? हमारे आदर्श ऐसे लोग क्यों नहीं है? हमने ऐसी चीजों को, जो बिकने वाली चीजें हैं, उन्हें आदर्श बना लिया है। तो बिकने वाले बिक जाएंगे और उसके साथ हम भी बिक जाएंगे। हम भी टकसाल और
और एक दिन घूरे के ढेर में फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि यूज एंड थ्रो वाला मामला है। टूथपेस्ट नया खरीद के लाए बहुत अच्छा पैक के साथ, लेकिन पेस्ट लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, ट्यूब दब गया, पेस्ट खाली हो गया, तब उसका कचरा घर ही जगह बनता है, फिर उसको भंगार में बेच दिया जाता है। आप अपने आप को साहित्य, कविता, दर्शन, मनोविज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। आप सिगमंड फ्राइड पढ़िए, आप कार्ल युंग पढ़िए, आप ओशो का दर्शन पढ़िए, आप जिद्दू कृष्णमूर्ति पढ़िए जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, आप विवेकानंद पढ़िए, आप अपार ऊर्जा से भर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कुरान को पढ़िए, अगर आप हिंदू हैं तो रामायण, गीता, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल पढ़िए, अगर आप यहूदी हैं तो उस धर्म को पढ़िए, अगर आप बौद्ध हैं तो आप बुद्धिज्म को पढ़िए, अगर आप जैन हैं तो जैनिज्म को पढ़िए। आपको पता चलेगा कि मानव सभ्यता ने आध्यात्मिकता के विज्ञानी सबूतों के साथ कितने स्तर पार किए हैं। आप स्टोरी ऑफ ए योगी पढ़िए, आप थ्रिल से भर जाएंगे। हम भारत देश में रहते हैं जो पूरब में है, जहां से सूरज निकलता है। यहां सूरज डूबने का काम नहीं है दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य सब अच्छा रखिए। थोड़ा सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, आप जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कीजिए ना, ध्यान तो कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। सुबह थोड़ा घूमने जाइए, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलिए, दूर दूर से सामाजिक डिस्टेंस का पालन करते हुए, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करते हुए। आप अपने पेट्स के साथ खेलिए, आप फोटोग्राफी कीजिए, आप गाइए, खूब बेसुरा गाइए, खूब बेताला गाइए, अपने लिए गाइए। रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ी गा रहे हैं, बेचने के लिए थोड़ी गा रहे हैं। हर चीज में बिकाऊ बनना बहुत अच्छी बात नहीं। यही वो बात है जो आपकी चेतना में रहे तो आप सफल होंगे। इसी कामना के साथ शुभमस्तु, मंगल हो। धन्यवाद। मैं 1 मिनट लेता हूं, चश्मा लेके आता हूं, अगर कोई सवाल है तो जवाब देता हूं। संतोष रस्तोगी जी, क्या रंगमंच की स्थिति वर्तमान में सामाजिक तौर पर वैसी है जैसे 70 दशक में थी? नहीं। देखिए, 70 के दशक में नाटक एक रंग आंदोलन था, उसमें बहुत बड़ी भागीदारी थी तरह तरह के संस्थाओं की, तरह तरह की विचारधाराओं की, और सब मिलके काम करते थे। विचार अलग हो सकते हैं, राजनीतिक भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सब थिएटर ग्रुप चलाते थे, थिएटर करते थे और अपने अपने हिसाब से अपने दर्शक वर्ग तैयार करते थे। कोई दर्शक तैयार करता था, कोई दर्शकों को टिकट देता था। हमने तो कभी फ्री में नाटक होते देखा नहीं। जबलपुर में जब ग्रुप थिएटर होता था तो विवेचना के नाटक शहीद स्मारक में बिकते थे, आज भी बिकते हैं। और अभी नट सम्राट ने करवाया था तो 200 रुपए की टिकट थी, वो भी बिकी थी हाउसफुल। सागर में बिकती है, उज्जैन में नहीं बिकती, इंदौर में बिकती है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप नाटक को सामाजिक स्तर पर कैसे ले जाते हैं। हाँ, ये जरूर है, 90 के बाद बहुत अच्छे नाटक लिखे नहीं गए, सिवाय कुछ चंद अपवादों के, जिसमें स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल है। नहीं, वो भी 87-88 में आ गया था शायद, या 90 में आ गया था। बहुत अच्छे नाटक में बाद में कहां आए। और वही प्रॉब्लम हो गई कि 90 के बाद 95 या 94 में इंटरनेट आ गया और सैटेलाइट केबल आ गया, तो 800 चैनल आ गए और उसके बाद जो है सब कुछ बदल गया, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो गई। तो ग्लोबल हो गई तो उसकी अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर आप अपने तौर पर अपनी चीजों को तय नहीं कर सकते। फिर अमेरिकी प्रभाव, फ्रेंच प्रभाव, जर्मन प्रभाव, एशियन प्रभाव, सारे प्रभाव आपके ऊपर आएंगे, आपके रंगमंच पे आएंगे, आपके जीवन में आएंगे। यदि अंग्रेज नहीं आते तो क्या हम पैंट शर्ट पहनते? नहीं पहनते ना।
लेकिन किसी के आने से हमारे सामाजिक जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ा कि आज हमारी पूरी वेशभूषा ही बदल गई है, जो भारतीय नहीं है। मूल रूप में देखा जाए तो हम बंडी पजामा नहीं पहनते, हम धोती कुर्ता नहीं पहनते, साड़ी का प्रचलन कम होता गया है। इसी तौर पर शिक्षा के स्तर पर प्राइवेटाइजेशन के तौर नाम से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ तो शिक्षा का स्तर गिरा, शिक्षकों का सम्मान कम हुआ और विद्यार्थी भी उस तरह के विद्यार्थी नहीं रहे जैसे 70-90 के दशक में होते थे। बिल्कुल पिता, चाचा और बड़े भाई जैसा सम्मान देने वाले कि सवाल तो करना ही नहीं है कि ऐसा क्यों। जो बोलेंगे उसे मानेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम कम जानते हैं और आप ज्यादा जानते हैं, इसीलिए तो हम आपसे काम सीखने आए हैं। ये भावना लेके ही आते थे। तब कोई नहीं बोलता था कि आप तो हमसे झाड़ू लगवाते हैं, मेरे पिताजी रेलवे में बड़े अफसर हैं, मेरे पिताजी एसपी हैं पुलिस में, मेरे पिताजी का शहर में सबसे बड़ा शॉप है साड़ियों का। ऐसा कोई नहीं बोलता था, जबकि सब ऐसे ही परिवारों से आते थे। सब एक साथ बैठकर कांच के गिलास में चाय पीते थे, कट जूते चप्पल एक साथ लाइन में लगाते थे सब लोग। तो सामाजिक व्यवहार बदल गया, नाटकों का स्तर गिर गया, शिक्षा का स्तर गिर गया। और अब क्या बच्चे भी उतने बच्चे हैं जितने 8-9 साल की उम्र में पहले होते थे, या अब 10 साल की उम्र में ही वो बड़े हो जाते हैं। कई तरह की चीजें हैं जो सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं सभ्यताओं के संघर्ष के कारण। क्योंकि कई बार जो हमारा नहीं है उसको भी हम बोरो कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग चावल खाने के आदी हैं, लेकिन मैगी नूडल खाने के आदी भी हो गए ना। हम चटनी पुदीने की खाते हैं, लेकिन सॉस के भी आदी हो गए ना। तो देखा जाए तो जब जीवन में ये अनुक्रम परिवर्तन आ रहा है, डीएनए बदल रहा है, तो साहित्य, कला, फिल्म, टेलीविजन, नाटक उसका एक हिस्सा है, उसमें वो आएगा ही आएगा। लेकिन ये हिंदी पट्टी में भी ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप आसाम जाएं तो वहां मोबाइल थिएटर है जहां अभिनेता को लाखों रुपए मिलते हैं अच्छा काम करने पर। बंगाल के यात्रा में लाखों रुपए का भुगतान है, 65 लाख 6 महीने का। अगर आप हीरो हैं तो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं तो 45 लाख। बहुत छोटा रोल कर रहे हैं तो भी 5 लाख तो मिलेगा। इतनी सुरक्षा है क्यों? उन लोग ने अपना दर्शक वर्ग तैयार किया है टिकट बेचकर। उत्पल दत्त के नाटक मैंने देखे हैं 1985-86 दिल्ली में प्रगति थिएटर में। आखिरी विद्रोह मंगल पांडे के ऊपर 1857 के ऊपर नाटक था वो। 150 लोग उसमें स्टेज पर थे। 5.5 लाख रुपए उसकी स्टेज डिजाइन और लाइट डिजाइन का खर्चा था, और उन्होंने वो सारा पैसा दर्शकों के टिकट से हासिल किया था। उसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ईश्वर की दया से उन्हें कभी भी नहीं पड़ी। उनके नाटक होते ही थे बहुत मनोरंजक, हाई लेवल और खर्चीले। और वो बोलते थे कि अगर दर्शक को टिकट के लिए पैसे का खर्चा करवाना है तो आपको अपने नाटक में भी खर्चा करना पड़ेगा, और सिर्फ खर्चा करने से काम नहीं पड़ेगा। वो नाटक की जरूरत होनी चाहिए। नाटक के स्तर को इतना ऊंचा बढ़ा है कि उसको देखने के लिए दर्शक बार बार आए। क्या फिल्म को देखने के लिए बार बार लोग नहीं आते? एक गाना सुनने के लिए सिनेमा का, खाई के पान बनारस वाला, लोग 16 बार टॉकीज में घुसे होंगे। मुगल आजम का कोई एक डायलॉग या शोले का कोई एक सीन देखने के लिए लोग 20, 22, 40 बार टॉकीज में घुसे होंगे। तो पारसी थिएटर में भी तो ऐसे नाटकों में भी था। वो हिंदी बेल्ट को अचीव करना पड़ेगा। हम लोग अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और नाटक वालों के परिवारों के बीच में नाटक करते हैं। हमारा रियल दर्शक कहाँ है? जो सुबह उठ के पेपर देखता हो कि आज कहाँ नाटक है, किस हॉल में है, इसकी कितनी टिकट है, कितने बजे से है। हमें ऐसे दर्शक बनाने पड़ेंगे जैसे रंगमंडल भारत भवन ने अपने दर्शक बनाए थे अपने समय में, और अब इन दिनों मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय ने अपने दर्शक बनाए हैं। बरसात होती रहे, ठंड पड़ती रहे, गर्मी पड़ती रहे, दर्शक आते हैं, भरपूर आते हैं और पूरे प्रदर्शन के दौरान बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में से उठ के चले जाते हैं। वही व्यावसायिक रंगमंच के बारे में बता दिया। अच्छा, जय हो प्रभु। अच्छा, अर्चना दादा, लॉकडाउन में हम एज एन एक्टर, मैंने पहले ही बताया,
कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, पेंटिंग देखिए, संगीत सुनिए, गाना गाइए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़िए। बताया, अभी बताया। ठीक है, फिर अच्छी बात हो गई। इरफान सर के साथ कैसा सफर रहा, एनएसडी के कुछ किस्से। प्रीवेन जी, ये तो मैंने इरफान के ऊपर फेसबुक में अपना और अपना यूट्यूब में भी एक पूरा डाला है, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अलग से उसको बोलना बहुत लंबा पड़ जाएगा। इरफान हमारे दोस्त रहे, हमारे को एक्टर थे, बैचमेट थे, क्लासमेट थे। 3 साल हम लोग हॉस्टल में साथ रहे, 3 साल रोल साथ साथ। सॉरी, ईडीपस नाटक में वो टायरेशियस करते थे, कुरुभंगम में वो धृतराष्ट्र करते थे, और शाकुंतलम में वो कर्ण मुनि करते थे, और माम्बित करते थे फ्यूजियामा में। तो इस तरह के रोल उन्होंने, हम लोग साथ में ही रहते थे, क्या कहें। और बहुत अच्छे अभिनेता थे। उसके बाद भी उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, उस लंबे संघर्ष के बाद वो अंतरराष्ट्रीय स्टार बने, तो वो तो अपने आप में एक उदाहरण है। एक किस्सा उनका मैं बार बार बताता रहता हूँ कि मोहन महर्षि जी स्टैनिस्लावस्की पैटर्न पर क्लास ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने अंदर के जानवर को ढूंढना है, एनिमल को। तो हम सब लोग में से ज्यादातर लोग खरगोश, गिलहरी और बंदर बन गए। इरफान पेट के बल लेट गए और 15 मिनट लेटे रहे। मोहन महर्षि जी ने कहा कि ये कौन सा जानवर है जो आप कर रहे हैं। उसने कहा, भैया मगरमच्छ है, रेत में धूप सेक रहा है भैया। तो इस तरह का एक अनुभव, बहुत ही, अल्लाह करे, खुदा करे जहां भी ये खुश रहे। ये दुआ करता हूँ एक दोस्त की हैसियत से कि शुतोपा जो हमारी क्लासमेट है, उनकी पत्नी है और बच्चे, वो सब शादमान रहें, बेहतर जिंदगी के साथ जिए। और इरफान की मेमोरी तो लोटस की तरह, एक पुष्प की तरह, एक फूल की तरह हमारे दिलों में खुशबू हमेशा बिखेर रही है। सहजता पर कुछ बोलिए अभिनेता के लिए। सहज होने की कोई टेक्निक नहीं है, जैसे रोने की कोई टेक्निक नहीं है। रोना पड़ता है, सच में रोना पड़ता है, नहीं तो मालूम कैसे एक्टिंग करते हैं। अरे तुम मेरे दोस्त अब अंदर हंस रहा है वो या रो रहा है ये तो पता नहीं चलता। तो रो रहा है तो सच में आंसू आएंगे, वो सच्चा अभिनय होगा। हंसना भी ऐसी है, नेचुरल हंसना। कई लोग हंसते हैं तो ऐसा लगता है खांस रहे हैं ऐसे हंसते हैं कई लोग, आवाज ही नहीं आती, सिर्फ सांस की आवाज आती है। सहजता जीवन से आती है। जीवन से बनावटीपन हटा दीजिए, मंच पर भी बनावटीपन हट जाएगा, सहज अभिनय आ जाएगा। और 50-60 नाटकों के 800-900 शो अलग अलग शहरों में, अलग अलग ऑडिटोरियम में कर लीजिए, तो अलग अलग स्पेस में अलग अलग ऑडियंस के साथ करना आ जाएगा। अपने आप सहज हो जाएंगे। रंगमंच एक ऐसी चीज है जिसमें आप जाते हैं और वो आपको अपनाता है, प्यार करता है, दुलराता है, बड़ा करता है, मैच्योर करता है, जीवन के सारे अनुभव देता है। थिएटर आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा समस्या, थिएटर आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या वो खुद ही है, क्योंकि वो ये मानता है कि वो समाज को बदलने निकला है और वो खुद को भी नहीं बदल पाता, वो अपने आसपास भी कुछ नहीं बदल पाता। वो सिर्फ कुछ बौद्धिक एकोलॉजी करता रहता है कई बार, ये उसकी समस्या है। दूसरे का नाटक नहीं देखता और आलोचना करता है, ये उसकी समस्या है। पढ़ता लिखता नहीं है आज का अभिनेता, अबौद्धिक है लगभग, ये उसकी एक समस्या है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक ज्यादा है, भावनात्मक कम है, ये उसकी समस्या है। सिर्फ आर्थिक समस्या ही थोड़ी कोई समस्या है। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। आपके साथ बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम कि आपको कैसा लगा, पर आशा करता हूं कि अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूंगा। रोहिताश्व जी, रेखा जी, सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग आज के सेशन में ज्वाइन किए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जय रंगमंच। नमस्कार।